हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट। यानी कि देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इकोनॉमी के कुछ बेसिक टर्म्स हैं उन्हें जानने का प्रयास करा था। उसमें से हम दो तीन टॉपिक डिस्कस कर पाए थे पिछले वीडियो में, जैसे कि पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ पाए थे। और आज हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, चूँकि किसी भी सब्जेक्ट को सहज तरीके से समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उस सब्जेक्ट के कुछ बेसिक टर्म्स को जान लें। और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को बिना बेसिक टर्म्स को जाने हुए समझना थोड़ी मुश्किल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम इन बेसिक टर्म्स को समझ लें, फिर उसके बाद हम आय के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ इकोनॉमी, और ये आगे के जो भी चैप्टर सब हो, टॉपिक जो भी बच रहे हैं, इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं एजेंट ऑफ इकोनॉमी से। एजेंट ऑफ इकोनॉमी, सॉरी, अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के एजेंट। देखिए, ये ऐसे लग रहा होगा सुन के टर्म्स की, क्या है एजेंट ऑफ इकोनॉमी। एजेंट तो हम लोगों ने सुना है कि वो गांव में देखते हैं ना, कि कुछ लोग लोन देने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि हम इसके एजेंट हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं लोन डिपार्टमेंट में, उसके एजेंट के काम करते हैं, यानी कि उस लोन डिपार्टमेंट का पूरा कारोबार संभालते हैं। उनका काम होता है लोन दिलवाना। तो खैर, यहाँ इकोनॉमिक एजेंट का क्या मतलब है कि इकोनॉमी का संचालन करेगा। यानी कि एजेंट ऑफ इकोनॉमी उसे बोलते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करता है। उसे बोलते हैं क्या? एजेंट ऑफ इकोनॉमी। एक मिनट, एजेंट ऑफ इकोनॉमी यानी कि एजेंट ऑफ इकोनॉमी वो होता है, यानी अर्थव्यवस्था के एजेंट उन्हें बोलते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसे यहाँ लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था का एजेंट वे होते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के एजेंट हम उन्हें कहेंगे जो पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे होंगे। और इसके मुख्य रूप से तीन एजेंट होते हैं। इसके तीन मुख्य एजेंट होते हैं। एजेंट जिसका नाम है सबसे पहले परिवार। परिवार का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, लगभग 55% के करीब। फिर कोई फॉर्म या कंपनी। फिर तीसरा सरकार। सरकार के बिना अर्थव्यवस्था का संचालन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम आपसे आगे आने वाले टॉपिक्स को या फिर कंसेप्ट डिस्कस करते टाइम अगर हम एजेंट ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो आपको तीन चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज़ कि परिवार होगा, उसमें फॉर्म या कंपनी होगी, या फिर सरकार होगा। इसके अलावा जो चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के एजेंट वे होते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। और संचालन क्रम में जिसके तीन मुख्य एजेंट हैं वो कौन कौन से? परिवार, फर्म और कंपनी, सॉरी, परिवार, फर्म या कंपनी, या फिर सरकार। ये होते हैं हमारे एजेंट ऑफ कंपनी, एजेंट ऑफ इकोनॉमी। और इनका काम होता है अर्थव्यवस्था का संचालन करना। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं ये क्या है, देख लेते हैं एक बार। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो अब इसको समझते हैं।
देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सर उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक देखिए, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं। हम लोग जैसे कि समझते हैं या फिर जानते हैं कि जो किसान होते हैं उन्हें बोला जाता है कि ये किसान खेती करते हैं या फिर फसल उगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि सिर्फ किसान के होने से फसल और खेती तो नहीं होगी। अगर हमें कोई भी चीज़ उत्पादन करनी है, अब मान लीजिए कि हमें अनाज का उत्पादन करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो किसान होने ही चाहिए, इसके साथ साथ हमें वो भूमि भी चाहिए। यानी कि हम अनाज कहाँ उपजाएंगे, अगर हमें हमारे पास भूमि ही नहीं है, उर्वर भूमि है ही नहीं, तो हम कहाँ उपजाएंगे अनाज। तो भूमि का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसान भी है भूमि भी है, तो भी क्या उत्पादन हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए हमें ऐसा कोई चाहिए जो बीज खरीदे, खाद खरीद के दे, है ना। यानी जिसे हम बोले कि उसमें इन्वेस्ट करें। इसे हम अभी के मोटे तौर पे उसे उद्यमी समझ लेते हैं, बाद में उद्यमी को डिटेल में जानेंगे। तो अभी समझ लीजिए कि जो इन्वेस्ट करे उसे वो समझ सके उद्यमी हो। तो चूंकि ये सारी चीज़ें सब होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये उत्पादन के कारक के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात आप समझिए ठीक से, ये उत्पादन के कारक अगर हमें नहीं पता रहेगा तो हमें आगे जाके बहुत सारी समस्याएं क्या आएंगी। क्योंकि अगर हम एक बात कहते हैं कि मान लीजिए कृषि है, कृषि कौन करता है, किसान, ठीक है। अब बताइए, किसान को कृषि करने के लिए किसान को कृषि करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि, पैसा। भूमि मिल गई, मान लीजिए पैसा कोई उद्यमी लगाएगा, उद्यमी या फिर व्यवसायी हो सकता है। हम बड़े स्तर पर किसानों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अलावा सोचिए, अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री बैठाई जाती है, कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में पैसा कोई लगाएगा, मान लीजिए कि उद्यमी पैसा लगा रहा है। तो चूंकि उद्यमी जब पैसा लगाएगा तो उद्यमी को क्या मिलेगा, उद्यमी को मिलेगा लाभ, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर हम ही कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या मकसद है कि हम वहाँ से प्रॉफिट कमाएं। तो उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। समझिएगा पहले इस बात को, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उद्यम। क्योंकि उद्यमी उद्यम में इन्वेस्ट करता है, उद्यमी हमेशा उद्यम में इन्वेस्ट करता है, और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। और ये लाभ कौन देता है, ये जो उद्यम है ये लाभ कमा के देता है उद्यमी को। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि उद्यमी जो पैसा लगाया फैक्ट्री में, उद्यमी जो पैसा लगाया फैक्ट्री में, वो उद्यमी के लिए क्या हुआ, ये उद्यमी जो पैसा लगाया उसके लिए होगा क्या, इन्वेस्टमेंट, निवेश, निवेश होगा ना। अच्छा, ये उद्यम के लिए क्या होगा, वो उद्यम के लिए होगा आय, ठीक है। यानी जो पैसा उद्यमी लगाया ये उद्यमी के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन जिसके पास आ रहा है उसके लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। क्योंकि अगर उद्यम से इससे प्रॉफिट हो रहा है यानी पैसा अधिक मिल रहा है, तो उद्यमी के लिए वो क्या होगा, प्रॉफिट। थोड़ी सी गहरी बात है, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा ऊपर आइए, देखिए फिर से। मान लीजिए मजदूर है, मजदूर है, कृषि कर रहा है, समझिए। तो मजदूर को क्या मिलेगा, वेतन। कृषि किया जा रहा है तो कृषि मजदूर के लिए क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट का जरिया होगा कि वो कृषि में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मजदूर के लिए वेतन हुआ, कृषि के लिए आय हुआ, समझिए।
इसी तरह अगर मजदूर के लिए वेतन व कृषि के लिए आय हुआ, तो जो यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा यानी कृषि से प्रॉफिट, वो किसे मिलेगा? प्रॉफिट हमेशा उद्यमी को जाता है, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट इसमें किया होगा, तो चूंकि इस केस में पैसा मजदूर ही लगाया था, या मजदूर भी मजदूर ही या उद्यमी है, और मजदूर यहाँ खुद काम भी कर रहा है, तो प्रॉफिट उसी को जाएगा। तो इस तरह से उद्यमी भी कौन होगा? यहाँ मजदूर होगा। अगर इतना बात से समझ में आ गया होगा आपको कि उद्यम और उद्यमी क्या होता है, खैर थोड़ा सा समझिए इसको ठीक से, फिर समझ में आएगा। उद्यमी और उद्यम के बाद एक समझ में आता है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फिर श्रमिक चाहिए, ये सारी चीज़ें श्रमिक, पूंजी, उद्यमी, फिर उद्यम, और फिर एक लिख लीजिए यहाँ सबसे ऊपर लिख लीजिए भूमि। जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें चार चीज़ें चाहिए, कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए, यानी कि भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यम या उद्यमी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो ऐसी कारक जो ऐसी सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में अपना सहयोग करती है, वो उत्पादन के कारक है। यानी कि उत्पादन के कारक के लिए हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वे सभी कारक जो उत्पादन करने में, जो किसी वस्तु या सेवा की उत्पादन करने में सहयोग करती है। और इस तरह से उत्पादन के कारक चार क्या क्या बताएं, इसको याद रखना है हमेशा। पहला भूमि, दूसरा श्रमिक, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यमी या फिर उद्यमी सॉरी व्यवसाय। अगर पूरी बात का हम एक सार बताएं तो सबसे जो मुख्य रूप से याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि उत्पादन के चार कारक होते हैं, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। और इन चारों कारकों को मिला के कोई भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि उत्पादन करने में सहयोग करते हैं। तो वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी बेसिक तौर पे बस इतना ही तो जानिए, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। और इतना बस ध्यान रखिए कि उत्पादन कारक कौन कौन से चार, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बचा? ओपन और क्लोज इकोनॉमी। देखिए ओपन और क्लोज इकोनॉमी, ये वाला, आइए इसको देखते हैं। ओपन इकोनॉमी लिखते हैं क्लोज इकोनॉमी। समझिए, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी समझने से पहले हमें थोड़ा सा आयात और निर्यात को एक बार फिर से याद करना पड़ेगा कि वो क्या था। हम लोग आयात निर्यात को थोड़ा डिटेल में जाने थे, खैर उतना नहीं जानना है यहाँ, बस इतना जानिए कि आयात क्या होता है। जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीद के अपने देश में लाते हैं तो हमारे लिए आयात होता है।
और निर्यात क्या होता है, जब हम अपनी वस्तु किसी दूसरे देश को बेचते हैं। यानी कि अगर हम मेरे देश से वस्तु जा रहा है तो हमारे लिए निर्यात, आ रहा है तो आयात। किस क्या वस्तु, वस्तु आएगा तो आयात, जाएगा तो निर्यात। तो ये वस्तु आता जाता क्या है, व्यापार के संबंध में आता है। यानी कि व्यापार करते हैं तो भी तो आता जाता है, गिफ्ट तो नहीं देते उसे। और गिफ्ट देंगे तो उसे आयात निर्यात में नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे हमारे देश में फॉरेक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है नुकसान ही हो जाए, प्रॉफिट तो नहीं होने का। तो देखिए, ये ओपन इकोनॉमी में क्या है कि इसमें बोला जाता है कि ऐसी इकोनॉमी है जिसमें किसी दूसरी अर्थव्यवस्था, यानी किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से अपना व्यापार होता है। यानी कि मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सारे देश एक दूसरे से व्यापार तो नहीं करते। जैसे अभी हाल फिलहाल में रूस पे प्रतिबंध लगाया गया था, जब ये रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि वहाँ से व्यापार, कई देशों ने अपना व्यापार बंद कर लिया था, उससे व्यापार ही नहीं कर रहा था। तो ओपन इकोनॉमी उसे ही बोलते हैं जहाँ एक देश दूसरे देश के व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी खुला होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, जब कोई देश दूसरे देश से व्यापार करना स्वतंत्र होता है। यानी कि ओपन इकोनॉमी में ये समझिए कि सब देश अपने में एक दूसरे से व्यापार करेंगे। लेकिन यही केस एकदम उल्टा हो जाता है क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ये उससे व्यापार नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भारत किसी और देश से व्यापार नहीं कर पाएगा, या फिर देखिए बिल्कुल नहीं कर पाने का बात नहीं है, उसको सीमित भी कर दिया जाता है। यानी कि उस पर कुछ सीमित अधिकार दिए जाते हैं कि आप सिर्फ एक ही वस्तु का व्यापार कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप पे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो उस मैटर में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या बोलेंगे, जब एक देश किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाता या फिर व्यापार को प्रतिबंध कर दिया जाता है और उसके सिर्फ सीमित मात्रा में उसे आज़ादी दी जाती है कि व्यापार करने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। अच्छा, क्लोज इकोनॉमी के संदर्भ में एक बहुत फेमस वर्ड है जिसका यूज किया जाता है, ऑटार्की का। ऑटार्की, ऑटार्की याद रखिएगा। ये क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करता है तो ऑटार्की शब्द का उपयोग किया जाता है। और ये ऑटार्की शब्द किससे संबंधित है, क्लोज इकोनॉमी से। ध्यान रखें, किससे संबंधित है, क्लोज इकोनॉमी से। तो ये हुआ हमारा ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा। क्लोज इकोनॉमी में क्या होगा, एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करेगा या फिर सीमित मात्रा में करेगा, इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि ऑटार्की शब्द किस इकोनॉमी से संबंधित है, तो क्लोज इकोनॉमी से। अब आइए, डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे हम लोग समझते हैं। हम लोग कई बार कई लोगों से सुनते हैं कि मार्केट में आज इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, या फिर इस चीज़ की सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने का मतलब वस्तु का ज़्यादा हो जाना, डिमांड बढ़ने का मतलब कम हो जाना। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये ऐसा ही इसको समझ सकते हैं ताकि हमें ठीक से क्लियर समझ में आए। देखिए, डिमांड किसी चीज़ की कब बढ़ती है, मान लीजिए कि कोई चीज़ मार्केट में है तो उसकी डिमांड बढ़ने की क्या गुंजाइश है, किस सिचुएशन में डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है उस वस्तु का उपयोग लोग ज़्यादा कर रहे हों और उस वस्तु की जो आपूर्ति है वो कम हो। क्या, मान लीजिए कि अभी जैसे छठ का टाइम चल रहा था तो उस टाइम सबको आदि की ज़रूरत पड़ती है ना।
आदि की ज़रूरत पड़ती है, नारियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखते हैं कभी कि कभी सोचिए कि उस टाइम पे इस सारी चीज़ें के दाम बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि उस टाइम सबको चाहिए होती है वो सामान। ठीक है, तो सबको चाहिए मतलब डिमांड बढ़ गया। और उस टाइम देख लीजिए छठ के टाइम में जैसे कि चिकन मटन या फिर जितनी नॉन वेज है उस सब की दाम कम हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है, बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड क्या है? अभी समझिए डिमांड क्या है। लोगों की आवश्यकता पड़ने पर जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है लोगों को, और उस चीज़ की सप्लाई आवश्यकता के अनुसार नहीं हो पाना। यानी कि अगर किसी को चावल की ज़रूरत है, यानी किसी को नहीं, पूरे देश के लोगों को चावल की ज़रूरत है देश में, और हमारे देश में उतनी पर्याप्त मात्रा में चावल है नहीं जितनी ज़रूरत है लोगों को, तो उस टाइम क्या होगा? चावल की डिमांड बढ़ जाएगा। तो चावल का डिमांड बढ़ जाएगा, चूँकि अब देखिए यहीं से हम कंडीशन लीजिए। हमारे मान लीजिए कि पूरे देश में, समझिएगा, पूरे देश में मान लीजिए कि 5,000 क्विंटल चावल का ज़रूरत है ना? यानी कि पूरे देश में 5,000 क्विंटल चावल की आवश्यकता है पूरे देश के लोगों को खाने के लिए, एक सपोज करके मान रहे हैं। और देश में मान लीजिए कि 4,000 क्विंटल ही है चावल, यानी कि जितना चाहिए उससे कम है। तो इस टाइम क्या होता है कि हमारे देश में चावल की डिमांड बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमें ज़रूरत है 5,000 क्विंटल चावल की, और हमारे देश में 5,000 क्विंटल से अधिक है, 7,000 क्विंटल मान लीजिए। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ चावल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? चावल की डिमांड कम क्यों होगी? क्योंकि सबको ये लगेगा कि चावल तो है ही और सस्ते रेट में भी मिल रही है। तो चूंकि डिमांड और मूल्य, वस्तु के मूल्य, यानी कि डिमांड डिमांड और प्राइस, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन जब भी डिमांड बढ़ेगा चावल की तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अब एक और बात क्लियरली समझिए। अभी तो आप ये समझ रहे होंगे डिमांड बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, कैसे? डिमांड बढ़ने का मतलब बिल्कुल इससे नहीं है कि उसकी कमी है ज़्यादा है। अभी जो समझे उसी बात को हम फिर से समझा रहे हैं, समझिए ठीक से। वस्तु कम है ज़्यादा है वो एक फैक्टर है, उसको समझाने के लिए बताएं। लेकिन दूसरा बात ये है कि डिमांड किस चीज़ से बढ़ेगा? जब लोगों की उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? लोगों की आवश्यकता बढ़ना। और दूसरी बात जनसंख्या का बढ़ना। यानी मान लीजिए जनसंख्या भी बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ ही रही है, हर चीज़ों को बढ़ रहा है ना। और डिमांड हमेशा प्राइस इंक्रीज करवाती है, किसी भी चीज़ की प्राइस। जैसे भी डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। अब इसी के अपोजिट होता है सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई कम है ना? सप्लाई कम है। अगर डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कम है तभी बढ़ रहा है। लेकिन देखिए कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा भी रहे और सप्लाई भी ज़्यादा रहे, यानी कि डिमांड भी रहे और सप्लाई भी रहे। उस टाइम में उस वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए तो जो वस्तु की डिमांड और सप्लाई रहेगी उस वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई के केस में हम तीन चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रहा है किसी वस्तु का, और सप्लाई सप्लाई ये या तो बढ़ रहा नहीं, सप्लाई क्या है? सप्लाई मान लीजिए कि या तो बराबर है या फिर ज़्यादा है। सप्लाई बराबर है या तो बढ़ रहा है, यानी कि जितना डिमांड उतना है या फिर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सप्लाई भी बढ़ जाएगा, यानी कि देखिए डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके बराबर है। तो इस कंडीशन में प्राइस क्या होगा? प्राइस 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 में कोई बदलाव नहीं होगा, प्राइस स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। फिर देखिए एक और कंडीशन, डिमांड अगर कम है, ठीक है, सप्लाई सप्लाई ज़्यादा है, इस टाइम क्या होगा? प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्राइस अगर मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो प्राइस भी कम हो जाएगा, प्राइस भी कम हो जाएगा, समझिए। क्योंकि डिमांड
है ही नहीं, सप्लाई ज़्यादा है, यानी मार्केट में कोई कुछ खरीदना ही नहीं चाहता, चिकन फिर नॉनवेज कोई खरीदना ही नहीं चाहता, और भर भर के आ रहा है मार्केट में, तो उसका दाम ऐसे ही कम हो जाएगा। जैसे कोरोना काल के बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप। कोरोना काल में देखिए, कोई ऐसा अफवाह फैला था कि वो चिकन खाने से हो रहा है, तो सारे लोग खाना बंद कर दिए थे। उस टाइम आपको वो इतनी सस्ती हो गई थी, क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन उसके हिसाब से लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे थे। फिर एक और समझिए, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो प्राइस बढ़ेगा। ये कंडीशन तीनों समझ में आ रहा है? डिमांड और सप्लाई, मान लीजिए कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई भी डिमांड की मात्रा में बढ़े या फिर बराबर है, यानी जितना डिमांड उतना सप्लाई, तो प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो प्राइस कम हो जाएगा। और वैसे ही अगर डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये हुआ डिमांड और सप्लाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है। अब है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टैक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये 3 टॉपिक नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। आज ऐसे भी लंबा हो गया होगा वीडियो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।